भारत के इंतखाबी नताइज के भारत के अंदर क्या असरात होंगे, ये तो सब बात कर रहे हैं कि एक सेकुलर भारत बच गया है और जो मोदी की जानिब से इसको एक हिंदुआता और एक हिंदू भारत बनाने की कोशिश थी, उसको काफ़ी डेंट पड़ा है। बिलख़ुसूस जो अयोध्या की हार है बीजेपी की, वो बहुत आगे तक जाएगी और अवैसी का जीतना कि आपने जहाँ पे राम मंदिर बनाया, आप वहाँ से हार गए। आप जहाँ मस्जिदों को तीर के निशाने से गिराने की बात कर रहे थे, आपको वहाँ से लोगों ने वोट नहीं डाला। सिम्बॉलिक बात है, जैसे कोई उट आप अपने जो आपके बयानिए की बुनियाद है, जिस जगह से आप वहाँ से हारे, तो वो बात है। अब इसके क्या असरात होंगे? पहली बात तो ये है कि अब जो नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म होगा, ये कुल इख्तियार वाला वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा क्योंकि बहरहाल उसकी 30-35 सीटों पर अपने इत्तेहादियों की साथ डिपेंडेंस होगी। और हमने ये देखा है कि जो इत्तेहादी सरकार होती है, उसमें जो छोटा इत्तेहादी होता है, जिसके निकल जाने से हुकूमत टूट सकती है, वो बहुत ब्लैकमेल करता है। वो 100% आपका एजेंडा नहीं चलने देता। अब जो बीजेपी के इत्तेहादी हैं, जो बीजेपी के साथ जिन्होंने एनडीए में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है। वो जमातें, वो बीजेपी का उन्होंने अपने निशानों पे इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो उनकी मोहताजी बढ़ जाएगी जो मोदी को कमज़ोर करेगी। वो अपने आप को एक्सर्ट करेंगे क्योंकि पीछे पिछले 5 साल तो उनको कोई एक्सर्ट नहीं कर सके। बीजेपी की अपनी अक्सरियत थी, मोदी कुल्लम अख्तियार थे, अब मोदी का वो अख्तियार नहीं होगा। उन्हें अब इत्तेहादियों को कैबिनेट में भी लेना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे हमें इत्तेहादी नज़र आएँगे। क्योंकि अगर उन्होंने मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो उसकी एक कीमत तो लेंगे ना और वो कीमत बड़ी मिनिस्ट्रियों की सूरत में सामने आ सकती है कि आपको डिफेंस मिनिस्टर नज़र आ सकता है, फॉरेन मिनिस्टर इत्तेहादियों का नज़र आ सकता है और इम्पोर्टेंट जगहों पे इत्तेहादी नज़र आ सकते हैं। तो एक इत्तेहादी सरकार है जिसमें इत्तेहादी मज़बूत हैं, कमज़ोर नहीं है। पिछली दफ़ा इत्तेहादी कमज़ोर थे, उनको पता था उनके नाराज़ होने से मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाज़ा वो क्या नाराज़ होते। मोदी का तो जोबन था। लेकिन अब मोदी एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म होंगे, इत्तेहादी सरकार के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जिनको हर मौके पे इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है। हमें ऐसा भी नज़र आएगा फलाँ इत्तेहादी नाराज़ हो गया, फलाँ इत्तेहादी नाराज़ हो गया, फलाँ इत्तेहादी ने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो इत्तेहादी कांग्रेस के इंडिया के साथ चला जाए तो क्या हुकूमत टूट जाएगी, क्या होगा? लिहाज़ा इंडिया में ऐसा हुआ है कि जब इत्तेहादियों की सरकार हो, तो उसने मुद्दत पूरी नहीं की और कबल अज़ वक़्त इंतखाबात हो सकते हैं। लिहाज़ा मैं भारत में कबल अज़ वक़्त इंतखाबात 2 साल बाद, साल बाद, डेढ़ साल बाद, ढाई साल बाद देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये इत्तेहादी सरकार के साथ मोदी 5 साल गुज़ार सकते हैं और इतनी बड़ी ऑपोज़िशन जो 231 के नंबर पे खड़ी है, वो किसी लम्हे इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ ले और वो कोई इत्तेहादी इधर आ जाए और उसके साथ मिलकर वो कोई सरकार बनाने की पोज़ीशन में आ जाएँ, वो अदम-ए-एतमाद हो जाए। तो एक हमें एक काफ़ी सियासी जो है अदम इस्तेहकाम आगे नज़र आएगा भारत में, जो पिछले 10 साल एक सियासी इस्तेहकाम था, वो मुझे आगे 5 साल नज़र नहीं आ रहा मोदी की सरकार में। लोग सवाल करते हैं पाकिस्तान पर क्या असर होगा? इंडिया के अंदर जो सियासियत में इस्तेहकाम है, कमज़ोर मोदी जो है वो क्या पाकिस्तान से बात करेगा और क्या वो बात करने का उसको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कांग्रेस उसको कैसे लेगी? ये बहुत कबल अज़ वक़्त है। इत्तेहादियों की पाकिस्तान के हवाले से क्या राय है? क्योंकि अब टोटल फॉरेन पॉलिसी भी मोदी की नहीं चल सकती। इत्तेहादी हर चीज़ में अपना लुच तलेंगे, हर चीज़ में अपना असर डालेंगे, क्योंकि उन्हें भी पहली दफ़ा ऊपर आने का मौका मिला है और उन्हें भी पहली दफ़ा अपनी बात मनाने का मौका मिला है। लिहाज़ा ना सिर्फ़ मुझे वो इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे नज़र आएँगे, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अपना असर डालते नज़र आएँगे और इसके साथ-साथ मैं ये भी समझता हूँ कि बीजेपी में अब मोदी की जो क़यादत है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे अगले इलेक्शन में मोदी कैंडिडेट नज़र नहीं आएँगे। अब जैसे वाजपेयी के बाद मोदी आ गए थे, एडवाणी आउट हो गए थे, हमने बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप देखी है। तो मुझे अब बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप भी नज़र आ रही है, वो अमित शाह हैं या कोई और आएगा आगे, ये तो अभी बहुत कबल अज़ वक़्त है कहने का। लेकिन ये नताइज मुझे की बीजेपी में क़यादत पर भी सवालिया निशान हैं, उनका वज़ारत-ए-उज़्मा का टेन्योर पूरा होगा या नहीं होगा, उस पर भी सवालिया निशान है और मुझे आगे भारत में मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा है, जो हमने पिछले कुछ 5 सालों में, 10 सालों में भारत में देखा है।
स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और चीज़ें भी इस चीज़ की निशानी है कि उनकी स्टॉक मार्केट ने भी कैसे रिएक्ट किया है। लेकिन मुझे एक बहुत ही मजबूत ऑपोज़िशन के आगे एक कमज़ोर मोदी नज़र आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऑपोज़िशन ये पिछले 5 साल वाली ऑपोज़िशन नहीं होगी, जो एक कमज़ोर ऑपोज़िशन थी और मोदी उसके ऊपर चढ़े हुए थे। अब एक मजबूत ऑपोज़िशन होगी जो मोदी के ऊपर चढ़ी होगी और जिसके आगे मुझे मोदी डिफेंसिव पोज़ीशन में नज़र आएँगे। ऐसे में मोदी क्या करते हैं और मज़ीद गलतियाँ करते हैं या चेंज ऑफ लीडरशिप में बीजेपी जाती है या क़बल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात होते हैं, बहुत से ऑप्शंस ओपन हैं। लेकिन ये कहना कि इन नताइज के नतीजे में अगले 5 साल के लिए कोई हुकूमत बन गई है, मुझे नहीं लगता। मख़सूस नशिस्तों का केस अभी अदालत में चल रहा है और सब जुडिस मामले पर ज़्यादा राय देने की इजाज़त नहीं है। एक दफ़ा फ़ैसला आ जाए, तो फिर आप उस पर तबसरा कर सकते हैं। अभी तो हम तबसरा कर रहे हैं रिमार्क्स पर, जजेस की आपस में नोक-झोंक पर, कौन-सा जज किस तरफ ले रहा है। हमें नज़र आ रही है मुनीब अख्तर साहब की सोच कि वो उनका मख़सूस नशिस्तों पर एक ख़ास मौक़िफ़ है। हमें अतर मनिल्ला साहब की भी एक ख़ास सोच नज़र आ रही है मख़सूस नशिस्तों के हवाले से। हमें काज़ी फ़ायज़ ईसा की और बाकी जजेस की एक ख़ास सोच नज़र आ रही है। लेकिन बहुत सारे जजेस अभी ख़ामोश हैं। बहुत सारे जजेस ने अभी कोई रिमार्क्स नहीं दिए, वो ख़ामोशी से सुन रहे हैं केस और उनके हमें कोई रिमार्क्स और उनकी राय सामने नहीं आ रही है। लिहाज़ा मैं ये कह सकता हूँ कि बेंच के अक्सरियती जज ख़ामोश हैं। हमें सिर्फ़ 3-4 जजेस के रिमार्क्स नज़र आ रहे हैं, जमाल मंदोखेल के नज़र आए हैं, अतर मनिल्ला के नज़र आए हैं, मंसूर अली शाह के नज़र आए हैं, मुनीब अख्तर के नज़र आए हैं, काज़ी फ़ायज़ ईसा के, लेकिन 13 जज हैं, अक्सरियत ख़ामोश है। लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कौन-सा जज किधर है, कौन-सा जज किधर है, बेंच की कंपोज़िशन में क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन मेरे ख़्याल में इट्स टू अर्ली टू से अबाउट इट और फिर आजकल तौहीन-ए-अदालत के नोटिस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इदारों के दरमियान इस वक़्त हुकूमत कोई अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं है। हमारी पाँचों हुकूमतें आप देखें पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, मरकज़, इनको कोई ख़तरा नहीं है पार्लिमानी तौर पे, कोई अदम-ए-एतमाद नहीं आ सकती, कोई हुकूमत गिरने का कोई चांस नहीं है। सड़कों पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा, हम कह नहीं सकते कि मुल्क सड़कों पर बहुत एहतजाज हो रहा है, सड़कें बहुत गर्म हैं, सड़कें भी सुकून में हैं, मईशत भी ठीक चल रही है, हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है, हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी सामने है, लेकिन फिर भी लोग अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। ये अदम इस्तेहकाम कहाँ से आ रहा है? एक राय ये है कि ये अदम इस्तेहकाम अदलिया के फैसलों से आ रहा है। फिलहाल जो अदलिया के फैसले हैं, उनका झुकाव एक सियासी जमात की तरफ होने का जो तासुर है, वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम ला रहा है। उसकी वजह से जो मुल्क का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है, वो खराब हो रहा है और इदारों में तसादुम का तासुर भी बढ़ता जा रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान तसादुम की आम बात की जा रही है। फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज़ेज़ में जो 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ ना देने का गिला है, वो अदलिया से नज़र आता है। साइफ़र का फ़ैसला, अदलिया का जो फ़ैसला है, वो सर्टेनली एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। इस तरह के और फ़ैसले भी एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट उन फ़ैसलों को एक सियासी जमात की तरफ झुकाव की देखती है। हुक्मरान इत्तेहाद भी उसको एक सियासी जमात की तरफ झुकाव को की तरफ देखता है। क्या जिड लोग अदालती सहूलतकारी की भी बात करते हैं। लेकिन क्या होगा? हर आदमी सवाल कर रहा है। क्या मुल्क इमरजेंसी की तरफ जा रहा है? क्या हम किसी जुडिशल इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं? आगे इन इदारों की महाजराई का नतीजा क्या निकलेगा? मेरे ख़्याल में अभी आपको जो सुकून नज़र आ रहा है, वो बजट की वज़ह से नज़र आ रहा है। हुकूमत ने बजट पेश करना है, बजट को मंज़ूर कराना है और मेरे ख़्याल में उसके बाद ईद है। ईद के बाद जो तसादुम है, वो अपने जोबन पे नज़र आएगा। मुझे लगता है बजट की मंजूरी के बाद और ईद के बाद जो सेशंस आएँगे पार्लियामेंट के, वहाँ से आपको एक महाजराई जवाबी महाजराई अदलिया की तरफ देखने को मिलेगी। करारदादें भी अदलिया के खिलाफ नज़र आएँगी हमें, बेंचेस के खिलाफ करारदादें नज़र आएँगी। पार्लिमानी कमीशन भी बन सकते हैं अदलिया के हवाले से और अदलिया के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हमें पार्लियामेंट से मुझे पार्लियामेंट, हुक्मरान इत्तेहाद
और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक इत्तेहाद नज़र आ रहा है अगेंस्ट जुडिशरी। जुडिशरी मुझे सियासी तन्हाई में नज़र आ रही है, उनके साथ सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ है। अदलिया और तहरीक-ए-इंसाफ इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, बाकी सब दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। मतलब मैं मौलाना फज़लुर रहमान को भी ना अदलिया के साथ देख रहा हूँ, ना तहरीक-ए-इंसाफ के साथ देख रहा हूँ। उनको भी इस अदलिया से बहुत गिला है। मैं एएनपी के इमल वली खान को भी इस अदलिया के साथ खड़ा नहीं देख रहा, क्योंकि उनको भी इस अदलिया से बहुत गिला है। उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से तौहीन अदालत का नोटिस आया, जब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की अदालती सहूलतकारी पर बात की। एमक्यूएम को इस अदलिया से गिला है और जो सियासी जमातें हैं, उनको इस अदलिया से बहुत गिला है। अब वो गिला लेकर वो कहाँ तक जाएँगे और लड़ाई कहाँ पहुँचेगी, ये बात देखने की है और मुझे लगता है बजट के बाद और ईद के बाद ये जो लड़ाई है, ये महाजराई अपने जोबन पर होगी और इस महाजराई में अगर ट्रूस और सीज़ फायर ना हुआ, तो फिर ये लड़ाई बहुत बढ़ेगी। जहाँ तक मखसूस नशिस्तों की इस बात है, अगर इसका फैसला हुक्मरान इत्तेहाद के हक में आता है, तो मंज़रनामा हुकूमत के पास 2 तिहाई हो जाएगी और उसको बहुत सी आईनी तरमीम करने का हक मिल जाएगा और फिर ये लड़ाई आईनी तरमीम के ज़रिए लड़ी जाएगी और अगर ये आप मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की कोशिश करते हैं या हुक्मरान इत्तेहाद से छीनते हैं, तो फिर इस तसादुम में मुझे ज़्यादा संगीनी नज़र आती है और ये ज़्यादा शदीद होगा और मेरे ख़्याल में फिर इस तसादुम की हदूद व क़यूद भी शायद रखना मुमकिन हो जाए नामुमकिन हो